हम सब जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, पर हम ये भी जानते हैं कि स्टाइल से डांका डालने का भी अपना ही मजा है। सॉरी। यार ऐसा वैसा कुछ मत समझो, मैं बात कर रहा हूँ मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज की, जो एक वक्त पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नॉन इंग्लिश टीवी शो रह चुका है। और पिछले कम्युनिटी पोस्ट में वोट करके और बार बार हमें मनी हाइस्ट की टॉपिक को सजेस्ट करके आप सब ने साबित कर दिया है कि आपको ये सीरीज कितना पसंद है। थैंक यू आप सबका गाइज, मुझे भी सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही अपने ऑसम कमेंट्स करते रहिए और हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जान लेते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम मनी हाइस्ट सीरीज फैक्ट, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, बहुत ही भारी भरकम, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्यों एक शर्ट इस शो की इंस्पिरेशन बनी, प्रोफेसर का कोड नेम कौन से सिटी पर बेस्ड है, मनी हाइस्ट में दिखे मास्क और अटायर का क्या मतलब है, और क्या मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर असली चोरियां भी हुई हैं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि होता आया है कि हर बड़ी चीज का इंस्पिरेशन छोटी और मामूली चीजों से ही आता है। इस सीरीज के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जहां पर इस सीरीज की कहानी तब शुरू हुई जब इस सीरीज के क्रिएटर एलेक्स पीना और डायरेक्टर जीसस कोलमनार ने एक शर्ट खरीदा और उस शर्ट के ऊपर लिखा था टोक्यो, जिसे देखकर एलेक्स पीना के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हाइस्ट यानी डकैती की एक कहानी लिखी जाए जिसके कैरेक्टर्स के नाम दुनिया भर के बड़े शहरों पर बेस्ड हों, और यहीं से इस सीरीज की शुरुआत चालू हो गई। इस सीरीज का नाम स्पेनिश के अंदर ला कासा दे पेपेल है, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है द हाउस ऑफ पेपर, लेकिन इससे पहले इसका नाम लॉस डेसा हुचियाडोस होने वाला था, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द एविक्टेड या आउटकास्ट, यानी वो लोग जिन्हें किसी ग्रुप या दल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस सीरीज के केस में ये सब के सब सामाजिक आउटकास्ट थे, लेकिन ये सीरीज के ओवरऑल थीम से मैच नहीं कर रहा था, जिसके कारण इस नाम को बदल दिया गया। वहीं पर जब इस सीरीज को दुनिया भर में नेटफ्लिक्स ने दिखाना शुरू किया, तो एक बार फिर से नेटफ्लिक्स ने इसका नाम बदल दिया, क्योंकि वेस्टर्न ऑडियंस को ला कासा दे पेपेल का ट्रांसलेशन कंफ्यूज कर सकता था, जिसके कारण मनी हाइस्ट को फाइनल किया गया। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कैरेक्टर और उनसे जुड़े हुए एक्टर्स के बारे में। तो टोक्यो का कैरेक्टर इस सीरीज में डेवलप करना थोड़ा मुश्किल था, और पहले इस कैरेक्टर के लिए किसी ओल्डर और मैच्योर कैरेक्टर को कास्ट किया जाना था, लेकिन ऑडिशन में अर्सला कॉर्बेरो की इंथुजियाज्म और एनर्जी को देखकर उन्हें ये रोल दे दिया गया। वहीं पर उनकी कैरेक्टर को 1994 में आई लियोन द प्रोफेशनल मूवी के नेटली पोर्टमैन के कैरेक्टर मटिल्डा पर मॉडल किया गया था। वहीं पर नायरोबी का कैरेक्टर बेसिकली गैंग में एक और वुमेन हाइस्ट मेंबर की कमी को पूरा करने के लिए लिखा गया था, जहां पर क्रिएटर एलेक्स पीना ने स्पेशली इस कैरेक्टर को एल्बा फ्लोरेस के लिए लिखा था, जिन्होंने इस रोल को प्ले किया। वैसे मुझे इस कैरेक्टर की एंडिंग सीरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा सैड लगी। दूसरी ओर प्रोफेसर का कैरेक्टर अल्वारो मोर्ते ने प्ले किया है, लेकिन जितना परफेक्ट वो इस रोल के अंदर हमें दिखते हैं, इस रोल को पाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जहां पर उन्होंने इस रोल को पाने के लिए 5 बार ऑडिशन दिया था, फिर जाकर उन्हें ये रोल मिला। वहीं पर जो सीरीज के अंदर डेनवर की आइकॉनिक हंसी को आप सुनते हैं, वो सीरीज के अंदर ना तो किसी भी तरह से इम्प्रोवाइज्ड, ना ही इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले जेमी लोरेंते का कोई अपना टच था। ये बेसिकली स्क्रिप्ट का हिस्सा था। जी हाँ, सीरीज के अंदर कहाँ कहाँ हंसना है और कहाँ कहाँ रोना है, सब कुछ मेंशन था। इस सीरीज के अंदर जो आपको रॉयल मिंट ऑफ स्पेन दिखा है, वो असली रॉयल मिंट ऑफ स्पेन नहीं है, और वो असल में कुछ इस तरह से दिखता है। एक्चुअली क्रिएटर्स असल में रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के पास शूटिंग की परमिशन के लिए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज के चक्कर में अथॉरिटी ने उन्हें मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें इस बिल्डिंग के बाहर भी शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके कारण उन्होंने स्पेन के मैड्रिड में ही इसी बिल्डिंग के जैसे दिखने वाले स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल की बिल्डिंग को बनाया, जिसके कारण यहाँ पर उन्हें बाहर से शूटिंग करने की इजाजत मिल गई। वहीं पर अंदर के इंटीरियर्स को एक स्टूडियो के अंदर डेवलप किया गया। वहीं पर सीजन 3 और सीजन 4 में असली बैंक ऑफ स्पेन ने भी यही किया, जिसके कारण स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बिल्डिंग नुएवोस मिनिस्टेरियोस को बैंक ऑफ स्पेन के एक्सटीरियर के रूप में दिखाया गया। इस शो के कॉम्प्लेक्स प्लॉट पॉइंट्स और ट्विस्ट को आपको देखकर तो यही लगता होगा इस शो की कहानी को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत बहुत पहले ही कर दी गई होगी। वेल, नो डाउट इस शो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन इस शो की कहानी को पहले ही लिख दिया जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि इस शो के एपिसोड जैसे जैसे शूट होते हैं वैसे वैसे इनकी कहानियां लिखी जाती हैं।
और इस सीरीज के अंदर पब्लिक का रिएक्शन बहुत ज्यादा मैटर कर चुका है, जिसके कारण इस सीरीज के अंदर आपको अलग अलग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिली और इस चीज ने इस सीरीज के ओवरऑल कहानी को शेप दिया। यही कारण है कि इस सीरीज के कास्ट मेंबर्स को भी अपने और दूसरों के कैरेक्टर्स के फ्यूचर यानी फेट के बारे में ऑन द स्पॉट ही पता चलता था। जैसे कि हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है, उसी तरह से इस सीरीज में इन डकैतों की चोरी के पीछे भी एक बहुत ही मजबूत कारण होने वाला था, जहां पर ये सारे के सारे गैंग मेंबर्स हमें किसी न किसी टर्मिनल या लाइलाज बीमारी से जूझते हुए दिखते। लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसा होता तो शो को लंबा और कंटिन्यू रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, जिसके कारण इस एंगल को इस सीरीज से हटा दिया गया और सिर्फ बर्लिन को इस प्लॉट के साथ दिखाया गया। सीजन 3 के अंदर दिखा वो बैंक ऑफ स्पेन का वो वॉल्ट तो आपको याद ही होगा, जहां पर इंट्रूजन डिटेक्ट होने पर वो पानी से भर जाता है। वेल एक्चुअली बैंक ऑफ स्पेन में ये वॉल्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जहां पर बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है और ये भी इसी तरह के सिनेरियो के लिए सेट किया गया है। सीजन 3 का वो मनी शावर वाला सीन शूट करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि जिस दिन इस सीन को शूट करना था उस समय मैड्रिड में मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण उस दिन कभी धूप तो कभी छांव तो कभी बारिश होने लगी थी। यही कारण है कि जिन नकली पैसों को बरसाया जा रहा था उन पैसों को बरसाने में काफी ज्यादा दिक्कत आई और ये पैसे कभी कभार भीगे हुई सड़क पर चिपक जाया करते थे, जिन्हें बाद में ब्लो ड्रायर की मदद से उड़ाया जाता था। इस सीरीज के फैन दुनिया भर में तो हैं ही, पर इस सीरीज के फैन के लिस्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का भी नाम शामिल है, जैसे कि अमेरिकन ऑथर स्टीफन किंग और ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमार दे सिल्विया सांतोस जूनियर AKA नेमार जूनियर। यही नहीं, भाई साहब ने अपना सीरीज के अंदर कैमियो भी दिया है, जहां पर वो सीजन 3 के एपिसोड 8 के अंदर एक मॉन्क के रूप में दिखे हैं, जिसे फुटबॉल और पार्टी से कोई लगाव नहीं। मुझे मालूम है आपको सबके कोड नेम्स मालूम होंगे, पर क्या आपको प्रोफेसर का कोड नेम मालूम है? वेल, प्रोफेसर का कोड नेम है वेटिकन, जो बेसिकली वेटिकन सिटी पर बेस्ड है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वेटिकन सिटी बेसिकली क्रिश्चियनिटी के हिसाब से एक होली सिटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेविली गार्डेड होती है और यहाँ पर पुराने समय के नॉलेज का भंडार है, जो कहीं न कहीं प्रोफेसर की पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज से जुड़े हुए सॉन्ग्स के बारे में। तो इस सीरीज का टाइटल ट्रैक माई लाइफ इज गोइंग ऑन को स्पेनिश सिंगर सिलिसिया क्रल ने गाया है। वहीं पर सीजन 3 के अंदर सुनाई देने वाला बेला चाओ एक ओल्ड इटालियन फोक सॉन्ग है, जिसे 19th सेंचुरी में लिखा गया था और इसका सिंपल मतलब होता है गुड बाय ब्यूटीफुल, जहां पर शुरुआत में इस गाने को खेतों में काम करने वाली औरतें प्रोटेस्ट के रूप में गाया करती थीं। वहीं पर बाद में इस गाने का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ, जब इटालियन रेजिस्टेंस इस गाने को इटालियन जर्मन एलाइज के खिलाफ बजाया करती थी। अब चलिए बात करते हैं अपने डकैतों के अटायर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्क के बारे में। तो इस सीरीज का मास्क बेसिकली इंस्पायर्ड था स्पेनिश आर्टिस्ट सैल्वाडोर डाली से, जो अपने एंटी मॉडर्न कैपिटलिस्ट और आर्ट से पूरी की पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं और उन्हीं के विचार कहीं न कहीं शो के रिबेलियन कॉन्सेप्ट से भी बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिसके कारण उनका मास्क इस टीवी शो के अंदर उनको एक ट्रिब्यूट था। वहीं पर इस शो के अंदर डकैतों के लाल जंपसूट का भी एक खास मतलब है, क्योंकि लाल बेसिकली लव, डेथ और करेज को डिनोट करता है और ये सब कुछ हमने इन कैरेक्टर्स के अंदर देखा है। वहीं पर लाल रेजिस्टेंस को भी डिनोट करता है, जिसके कारण हिस्ट्री में कई बार लाल रंग का इस्तेमाल विद्रोह के लिए किया गया है, जैसे कि 1700s में फ्रांस में और 1950s में क्यूबा में। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि दुनिया भर में पॉपुलर और क्रिटिकली सक्सेसफुल ये सीरीज एक वक्त था जब ये कैंसिल होने वाली थी। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर आने से पहले ला कासा दे पेल स्पेन के एंटीना 3 चैनल पर दिखाया जाता था, जहां पर इस शो को 4 मिलियन लोग देखा करते थे। लेकिन जब इसका फिनाले नजदीक आने लगा तो इसके व्यूअर्स घटकर आधे हो गए, जिसके कारण इस शो को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन वहीं पर नेटफ्लिक्स हीरो की तरह आया और उसने इस सीरीज को बचा लिया और इसे दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया। यही कारण है कि इसे स्पेन की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट अवार्ड आयरिस अवार्ड बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए मिल चुका है। वहीं पर अर्सला कॉर्बेरो को इस सीरीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का आयरिस अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इसे बेस्ट स्पेनिश सीरीज का ऑडियंस अवार्ड भी मिल चुका है और तो और इसे बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी अवार्ड भी मिल चुका है। ये शो जब 2017 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की गई तो सीजन 2 आते आते इस शो का फैन बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया और सीजन 3 के शुरू होने के महीने भर में ही इसे तकरीबन 44 मिलियन लोगों ने देखा
और ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली नॉन इंग्लिश टीवी शो बन गई। इसके अलावा पुर्तगाल, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, इटली और फ्रांस में ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। तो बताइए आपको क्या लगता है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और मनी हाइस्ट में क्या सिमिलैरिटी है? वेल, ये तीनों के तीनों शो क्राइम को होते हुए दिखाते हैं और कुछ लोग इतने ज्यादा होशियार होते हैं कि इन्हीं चीज को वो दोहराने के लिए निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि 2018 में टर्की के इस्तांबुल में 5 लोगों ने कई सारे स्टोर्स को इसी तरह से लूटा था, जहां पर उन्होंने तकरीबन $1,32,000 का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लूट लिया था। पकड़े जाने पर उन्होंने बताया कि वो मनी हाइस्ट से इंस्पायर्ड हुए थे। वहीं पर हमारा देश भी कैसे पीछे रह सकता है। तमिलनाडु के 2 लोगों ने बिल्कुल मनी हाइस्ट के स्टाइल में तमिलनाडु के कई सारे ज्वेलरी स्टोर्स को लूटा था, जहां पर इन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया था। और इनका भी एक लीडर था जो इन्हें रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करता था। बाद में जब इनमें से एक आदमी को पकड़ा गया तो उसने ये बात कंफर्म की कि हाँ, वो टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड थे और उनका ग्रुप बहुत बड़ा था, जहाँ पे वो 150 तक चोरियां पूरे के पूरे साउथ इंडिया में कर चुके थे। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग मनी हाइस्ट सीरीज फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे। वैसे तो इस वीडियो में बताए हुए मुझे बहुत सारे फैक्ट्स पसंद आए, पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई रियल चोरियों के बारे में सुन के, जो हूबहू वही चीज करे जो टीवी शो में दिखाया गया है। बेचारे पकड़े गए। अगर आपको इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है तो उसे भी कमेंट में इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हमारी ऐसे ही आने वाली फ्यूचर ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.